ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में पहली टर्म है सिस्टम, एनी रियल और इमेजिनरी पोर्शन ऑफ यूनिवर्स which is under observation or consideration or examination in the laboratory is called system. सिस्टम यूनिवर्स का कोई सा भी हिस्सा हो सकता है जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, जिसको हम देख रहे हो, या अंडर कंसिडरेशन हो, जिसके बारे में बात कर रहे हो, या लेबोरेटरी में हम उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। यूनिवर्स के ऐसे हिस्से को हम क्या नाम देंगे? सिस्टम। सिस्टम के अलावा जो यूनिवर्स बच जाएगा उसको क्या कहेंगे? सराउंडिंग। जैसे अगर इस टेस्ट ट्यूब को हमने सिस्टम मान लिया है, तो इस टेस्ट ट्यूब के अलावा पूरा यूनिवर्स इसका सराउंडिंग है। अगर हमने इस बीकर को सिस्टम माना हुआ है तो बीकर के अलावा पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग है। अगर हमने इस रूम को सिस्टम माना हुआ है तो इस रूम के अलावा पूरा यूनिवर्स हमारा सराउंडिंग है। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करती है उसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री। बाउंड्री ये है, दिस इज बाउंड्री। इसका मतलब आप सब इस वक्त किसमें? सिस्टम के अंदर है, और ये बाउंड्री हमें इस सिस्टम को बाहर सराउंडिंग से क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। तो सराउंडिंग, बाउंड्री का काम है सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और हम ऐसे कह सकते हैं कि यूनिवर्स दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम के तीन टाइप्स हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे इस वक्त ये क्लास कौन सा सिस्टम है? हाँ, इस वक्त ये क्लासरूम एक क्लोज सिस्टम बना हुआ है। क्लोज सिस्टम के अंदर एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म होती है, मटेरियल ट्रांसफॉर्म नहीं होता। लेकिन अगर इस क्लासरूम का हम डोर ओपन कर दें तो अब ये ओपन सिस्टम बन गया, क्योंकि इसका मतलब मैटर बाहर जा भी सकता है, आ भी सकता है, एनर्जी जा भी सकती है, आ भी सकती है। अब मैंने डोर को क्लोज कर दिया है, इसका मतलब मैटर नहीं जा सकता, एनर्जी अभी भी ट्रांसफर हो सकती है। तो इस सूरत में कहलाएगा क्लोज सिस्टम। और जैसे बीकर, बीकर इस वक्त क्या है? ओपन सिस्टम है, ऊपर से खुला हुआ है, लेकिन बीकर को मैंने लिड लगा के बंद कर दिया है, ऊपर से कवर कर दिया है। अब ये क्लोज सिस्टम बन चुका है। और आइसोलेटेड ऐसा सिस्टम होगा जो कि ना तो मटेरियल को एक्सचेंज कर सकेगा और ना ही एनर्जी को। बुरहान आप बताएं, आइसोलेटेड की कोई एग्जांपल दें। हाँ, वो आइसोलेटेड सिस्टम में आइसोलेशन कौन सी वाली आइसोलेशन एक्सप्लेन कर रहा है भाई? सिस्टम। आप इंसान की आइसोलेशन को एक्सप्लेन ना करें, आइसोलेटेड सिस्टम की बताएं। थर्मोफ्लास्क आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जाम्पल हो सकता है। थर्मोफ्लास्क का काम क्या होता है? एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने से रोकता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि कोई ठंडी चीज है और वो ज्यादा देर तक ठंडी रहे, उसके अंदर हीट ट्रांसफर ना हो, हीट एब्जॉर्ब ना करे, तो आप उसको थर्मोफ्लास्क में रख देते हैं। जैसे कूलर, कूलर में हम ऐसे इसलिए रखते हैं कोई सी भी चीज को कि पानी उसमें ज्यादा देर तक ठंडा रहता है, या हम थर्मोस में पानी इसलिए रखते हैं कि वो फौरन गर्म नहीं होता, या अगर हम गर्म चीज रखते हैं तो फौरन ठंडी नहीं होती, क्योंकि उसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्म रुक जाता है। लेकिन परफेक्टली आइसोलेटेड कोई सा भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि थर्मोस कोई परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम बाद थर्मोस भी ट्रांसफर कर देता है। अब डिपेंड करता है कि थर्मोस किस क्वालिटी का है, चाइना वाला है, जापानी है, या जर्मनी है, या पाकिस्तानी है। जितनी अच्छी क्वालिटी उतना अरसे तक वो हीट के ट्रांसफर को रोकेगा। लेकिन ऐसा कोई थर्मोस नहीं है कि हमेशा के लिए वो चीजों को ठंडा या गर्म रख दे। ठीक है, स्टेट किसको बोलते हैं? हालत। सिस्टम की स्टेट मतलब सिस्टम की हालत क्या है, सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, सिस्टम का प्रेशर क्या है, सिस्टम का वॉल्यूम क्या है। जैसे इस रूम के बारे में बताएं, इस रूम का टेम्परेचर क्या है, इस रूम का प्रेशर क्या है, इस रूम में का टोटल वॉल्यूम क्या बन रहा है, ये कहलाएगी इसकी स्टेट। स्टेट दो तरह की होती है, इनिशियल, फाइनल। जब आप इस रूम में एंटर हुए उस वक्त स्प्लिट ऑफ था, आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर था वो बाहर वाला सपोज करें वो 30 डिग्री सेल्सियस था, तो रूम का भी 30 था। फिर आपने स्प्लिट को ऑन कर दिया,
आपके रूम का टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया। अब जो टेम्परेचर है ये फाइनल स्टेट है, जो पहले वाला टेम्परेचर था वो इनिशियल स्टेट थी। तो इनिशियल स्टेट का मतलब सिस्टम बिफोर एनी चेंज, और उसको 1 से शो करेंगे। T1 इनिशियल टेम्परेचर, P1 इनिशियल प्रेशर, V1 इनिशियल वॉल्यूम। जो आफ्टर एनी चेंज होगा उसको T2 से शो करेंगे, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम। अगर चेंज इन स्टेट निकालनी होगी तो डेल्टा लगा देंगे। डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर। किस तरह निकलेगा? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। जब आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगी चेंज इन स्टेट। सही है? क्लियर है सबको? मैक्रो का मतलब लार्ज। These are measurable properties of system। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। और इसकी दो टाइप्स हैं। पहली है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव। Intensive are independent, intensive are independent, extensive are dependent. The properties of system which are independent of amount of substance। इंटेंसिव ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। द प्रॉपर्टीज of system which depends on amount of a substance। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने इस कंटेनर में वाटर लिया हुआ है 1 लीटर, 1 लीटर वाटर इसमें, और आप अब इसको हीट कर रहे हैं। और इस कंटेनर में आपने वाटर लिया हुआ है 2 लीटर, 2 लीटर, और अब आप इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि वाटर हो जाए बॉयल। तो बताएं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इस 1 लीटर वाटर का कितना होगा?
हाँ 100 डिग्री सेल्सियस, और जब हम इसका अमाउंट डबल कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? हाँ 200, 100 डिग्री सेल्सियस। गुड। अब देखें तो क्या अमाउंट डबल करने से बॉइलिंग पॉइंट पर कोई इफेक्ट हुआ? इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट की वजह से चेंज ना हो उसको बोलते हैं इंटेंसिव। अमाउंट बढ़ाएं तो भी फर्क ना पड़े, अमाउंट कम करें तो भी फर्क ना पड़े, ऐसी प्रॉपर्टी कहलाएगी इंटेंसिव। तो बॉइलिंग पॉइंट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब अगर मैं कहूं कि इस 1 लीटर वाटर का मास कितना है, तो सपोज करें 1 लीटर वाटर का मास है 1 केजी। 1 केजी, 1 लीटर वाटर का मास तकरीबन 1 केजी होता है। तो अब बताएंगे जो 2 लीटर वाटर है इसका मास कितना होगा? तो देखें इसका जो मास है इसका अमाउंट बढ़ाने से बढ़ गया, इसका मतलब मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट चेंज करने से चेंज हो जाए वो एक्सटेंसिव है। अमाउंट बढ़ाएं बढ़ जाए, अमाउंट कम करें कम हो जाए, अमाउंट डबल करें डबल हो जाए, अमाउंट हाफ करें हाफ हो जाए, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव। ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड ही ना करे उसको बोलते हैं इंटेंसिव। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से यहाँ अगर हम देखें मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम खुद एक्सटेंसिव है। अमाउंट जैसे हमने वाटर का बढ़ाया इसका वॉल्यूम बढ़ गया, हम कह सकते हैं अमाउंट हमने डबल ले लिया तो वॉल्यूम डबल हो गया। तो वॉल्यूम भी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव है। अमाउंट बढ़ाने से बढ़ जाती है, अमाउंट कम होने से कम हो जाती है। अच्छा बताएं मुझे डेंसिटी कौन सी होगी? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। इंटेंसिव होगी। जो कह रहे हैं डेंसिटी इंटेंसिव है रेज योर हैंड्स। जो कह रहे हैं डेंसिटी एक्सटेंसिव है रेज योर हैंड्स। हाँ चेंज होगी। जैसे आपने इस वाटर को लिया हुआ है 1 लीटर वाटर है, 1 किलोग्राम मास है इसकी डेंसिटी, और जो आपने वाटर लिया हुआ है 2 लीटर इसका मास 2 केजी, इसकी डेंसिटी सेम होगी अलग होगी? हाँ डेंसिटी का फॉर्मूला है D = m/v। इसका मास कितना है? 1 केजी। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। आंसर कितना आया? 1। इसका मास कितना है? 2 केजी। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। आंसर क्या आया? तो डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट चेंज करने से चेंज नहीं होती। डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब के सब इंटेंसिव है। ये सब इंटेंसिव है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, मास, वॉल्यूम, मोल नंबर। मोल नंबर भी एक्सटेंसिव है, अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। इसी तरीके से एंथैल्पी जो अभी हमने पढ़ी थी हीट, इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ये भी एक्सटेंसिव है। इसी तरीके से एंट्रोपी, एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव है। सही है। आप बताएं एंट्रोपी क्या होती है? किसको बोलते हैं एंट्रोपी? शामिर, एंट्रोपी क्या होती है? बताएं। अभी मैं आपसे पूछता टॉपी क्या होती है, आप बता देते फौरन। एंट्रोपी नहीं बता रहे जी। गुड। डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की जो डिसऑर्डरनेस है उसको नाम देते हैं एंट्रोपी चेंज।
एंट्रोपी, एंट्रोपी को शो करते हैं एस से, डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। जैसे आप सपोज करें सॉलिड है और आप सॉलिड को हीट कर रहे हैं और वो लिक्विड की तरफ जा रहा है। सॉलिड को हीट करने से वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, तो बताएं एंट्रोपी इंक्रीज होगी डिक्रीज? सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी डिक्रीज? इंक्रीज होगी। व्हाई? हाँ, व्हाई? हीट एनर्जी से एंट्रोपी का ताल्लुक ही नहीं। एंट्रोपी का ताल्लुक है डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम से, काइनेटिक एनर्जी से ताल्लुक ही नहीं है। एंट्रोपी का ताल्लुक है डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। हाँ, अब आप पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, अब हीट की बात नहीं करेंगे एंट्रोपी में। आप बताएंगे डिसऑर्डरनेस कैसे हो रही है? तो लिक्विड के पार्टिकल रैंडम होते हैं, सॉलिड के बिल्कुल ऑर्डरली अरेंज होते हैं। जब आप सॉलिड को लिक्विड में जाएंगे तो पार्टिकल रैंडम हो जाएंगे, तो इसका मतलब है एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर सॉलिड है तो पार्टिकल ऐसे थे बिल्कुल सीक्वेंस में, आपने उसको हीट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया है, पार्टिकल रैंडम हो गए, इसका मतलब है एंट्रोपी हो गई है इंक्रीज। सही है? या लिक्विड को गैस में करेंगे तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जब आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर लेंगे तो एंट्रोपी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और इसका उल्टा कर लें तो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैं कहूं कि कंडेंसेशन के नतीजे में एंट्रोपी क्या होगी, आप कहेंगे डिक्रीज होगी, क्योंकि कंडेंसेशन का मतलब है गैस लिक्विड की तरफ आ जाएगी। सही है? जैसे अभी ब्रेक होगा तो आप डिस्पर्स हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, एंट्रोपी इंक्रीज, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी। सही है? और अगर मैं आपको अभी और सीक्वेंस में बिठा दूं कि तमाम स्टूडेंट इस रो के अंदर बैठ जाएं, 2-2 3-3 की रो में, तो इसका मतलब है मैंने आपकी डिसऑर्डरनेस को कम कर दिया, तो हम कहेंगे एंट्रोपी डिक्रीज हो रही। सही है? एंट्रोपी हो गया। उसके बाद है एंथैल्पी। एंथैल्पी, एंथैल्पी को शो करते हैं एच से, इट रिप्रेजेंट टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ सिस्टम। एंथैल्पी जो है ना, सिस्टम के टोटल हीट कंटेंट्स को एक्सप्लेन करता है। एंथैल्पी किसको एक्सप्लेन करता है? इट रिप्रेजेंट द टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ द सिस्टम। और एंथैल्पी का फॉर्मूला है H इज इक्वल टू E प्लस PV। यहाँ E क्या चीज है? E है इंटरनल एनर्जी, E है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का सिंबल हम लेते हैं E। इंटरनल एनर्जी है, P क्या है? प्रेशर है, V क्या है? वॉल्यूम है। और एंथैल्पी जो है ये एक स्टेट फंक्शन है, इट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन आपको मालूम है किसको बोलते हैं? स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन उसको कहते हैं जो पाथ को फॉलो नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट को फॉलो करता है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पॉसिबल हो वो कहलाती है स्टेट फंक्शन। जैसे टेम्परेचर इनिशियल भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। प्रेशर इनिशियल भी हो सकता है, फाइनल भी। वॉल्यूम इनिशियल भी हो सकता है, फाइनल भी। ये सब स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी इनिशियल भी हो सकती है, फाइनल भी, स्टेट फंक्शन है। मास स्टेट फंक्शन नहीं है,
मास इनिशियल और फाइनल नहीं होता, मास कंजर्व्ड है। स्टेट फंक्शन वो है जो जिसके अंदर वेरिएशन आ सकती हो, जो चेंज हो सकता हो, वो स्टेट फंक्शन है। इसलिए मैंने कहा कि स्टेट फंक्शन जो होता है वो पाथ को फॉलो नहीं करता, किसी भी पाथ के थ्रू चेंज आ जाए, बस चेंज आना चाहिए। वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वर्क नहीं होता। तो इसका मतलब है कि स्टेट फंक्शन हर उस प्रॉपर्टी को कहेंगे जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पॉसिबल हो। हमें कैसे पता चलेगा? हम उसके साथ आमतौर पे डेल्टा लगा देंगे। जहां डेल्टा आ गया इसका मतलब इसमें चेंज पॉसिबल है। जब चेंज पॉसिबल है इनिशियल फाइनल, इसका मतलब ये स्टेट फंक्शन है। अब बताएं इंटरनल एनर्जी क्या होती है? sum of all kinetic and potential energy of system is called internal energy. इंटरनल एनर्जी में हम उसकी तमाम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज को सम कर लेते हैं, वो सिस्टम की कहलाएगी इंटरनल एनर्जी। जैसे सिस्टम के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। बताएं पोटेंशियल किस वजह से? बैठे हुए, रेस्ट में तो होते ही नहीं है। जी, पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से? एनर्जी तो ड्यू टू द मोशन है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द अट्रैक्शन, पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन की वजह से। जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, देखें अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो इनकी जो अपनी मोशन है, स्पीड है, ये उसी के साथ मूव करते रहते। लेकिन सपोज करें इनमें अट्रैक्शन है, तो जैसे ही मॉलिक्यूल आगे जाने की कोशिश करता है इसको ये रोक लेता है। इसका मतलब ये इसकी कौन सी एनर्जी पे असरअंदाज हो रहा है? काइनेटिक। ये मूव कर रहा है काइनेटिक एनर्जी से, ये इसको रोक रहा है। जब काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा तो किस में कन्वर्ट करेगा? पोटेंशियल में। तो पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू द अट्रैक्शन, जो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है इसकी वजह से उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है, और जो मूव कर रहे हैं उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी है। इन तमाम एनर्जीज का सम क्या है? इंटरनल एनर्जी। तो अब हमने तमाम थर्मोडायनामिक्स टर्म्स कर लिए, सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट, स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपकी क्लास की टाइमिंग मैंने क्या बताई है? 7:45 बताइए मेरे ख्याल से। हाँ चेक करें, टाइम देख लें आप लोग। क्या वही तो क्या है बड़े? अच्छा अच्छा सही, आधा घंटा है अभी। आपके मोबाइल को अपडेट्स की जरूरत है। जी मैं आपसे एग्री करता हूँ। आपकी क्लास में ब्रेक हम नमाज का कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा का ब्रेक नहीं होगा, और क्लास फिर 7:45 तक ख़त्म होगी। आप एग्री हैं तो मैं अभी ब्रेक दे देता हूँ। डन?
क्योंकि नमाज का ब्रेक तो मुझे कोई इशू नहीं, आप नमाज पढ़ें 15 मिनट 7:15 पे आ जाएं, फिर 6:45 तक 7:45 तक क्लास करेंगे। रात के खाने में है हवा, हवा खाएं और जिएं। जाए जाए नमाज पढ़ें बेटा, वैसे ही आपका वक्त करीब है, आपको दुआओं की ज्यादा जरूरत है। दुआ करें अपने लिए, नमाज पढ़ के आ जाएं, 7 बजे 7:15 तक वापस आ जाइएगा।